जय हिंद दोस्तों। मैं हूं उदित अरोड़ा और आप लोग देख रहे हैं जियो टॉक्स। हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे आप लोगों को सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को अब लगभग 2.5 साल हो गए हैं। ये फरवरी 2022 में ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। तो मैंने सोचा इस कन्फ्लिक्ट की आज आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊं, ये कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है, ये क्यों स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली इस कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री जाती है 1945 तक, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, जैसे आपको सबको पता है, नाजी जर्मनी को हराया था एलाइड पावर्स ने। तो उन एलाइड पावर्स में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत यूनियन, मतलब जो रशिया पहले था सोवियत यूनियन, वो थे। तो जब इन्होंने जर्मनी को हराया था 1945 में, तो तब जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। तो जो ईस्ट जर्मनी था वो सोवियत यूनियन के अंडर में कंट्रोल में आता था, बट मतलब बेसिकली वहां आजादी थी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उनका नया लिख लिया गया था, पर सोवियत फोर्सेस वहां थी ईस्ट जर्मनी में। और वेस्ट जर्मनी जो था वहां पर फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिकन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहती थी। अब इसके बाद हम जाते हैं सीधे 1989 में, जब बर्लिन वॉल तोड़ी गई। बर्लिन वॉल वो थी जो बर्लिन जो कैपिटल है जर्मनी का, वो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को, वैसे ही ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करती थी। तो लोगों ने गुस्से में कि हम लोगों को दो एक ही जगह के लोगों को, एक ही देश के लोगों को बांट रखा है, वो तोड़ दी थी। और ये उसी समय का टाइम है जब काफी यूरोपियन स्टेट्स में कम्युनिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। कम्युनिस्ट स्टेट्स के जो सरकारें थी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो जो ईस्ट जर्मनी था जो सोवियत के अंदर था, और वेस्ट जर्मनी जो इनके अंदर था, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के अंडर में, उसे तोड़ दिया गया। तो तब ये सोवियत यूनियन बहुत कमजोर हो चुका था। अब उसके कई सारे कारण है। कोई लोग कहते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत बुरा हाल था। कोई मिखेल गोर्बाचोव जो लास्ट सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी बहुत बेकार थी। कई लोग वो कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन वाली लड़ाई हुई थी उसकी वजह से हुआ। अब उसके अलग अलग कारण है, उसकी डिबेट में नहीं जाएंगे। ये रीजन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये कन्फ्लिक्ट जो यूक्रेन और रशिया का हो रहा है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। ये उसके लिए ये डिटेल जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है काफी। अब क्या हुआ, 1991 में सोवियत यूनियन टूटा। अब जब सोवियत यूनियन टूटा तो रशिया उसका सबसे बड़ा पार्ट था, रशिया अलग हुआ। उसके अलावा जो बाकी ये 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, लेत्विया, एस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे देश अलग अलग हुए, इन्हें इंडिपेंडेंस मिली। तो जब ये सोवियत यूनियन टूटा था, तब अमेरिका और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हम अमेरिकन ने कहा था कि हम जर्मनी को यूनिफाई करना चाहते हैं, जर्मनी की यूनिफिकेशन करना चाहते हैं। अब जब जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात आई तो उन्होंने वादा किया था रशियंस को कि हम इससे जर्मनी को हम नेटो का मेंबर बनाना चाहते हैं, पर हम इससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे ईस्टवर्ड्स टुवर्ड्स रशिया। जर्मनी से ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ेंगे हम, रशिया की तरफ 1 इंच भी। और नेटो के बारे में भी आपको हल्का सा बैकग्राउंड दे दूं, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाई थी, एक मिलिट्री अलायंस है जिसका हेड जो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। अब तो करीब 31-32 देश हो चुके हैं, पर जब वो बना था उस समय ज्यादा देश नहीं थे, 7-8 देशों ने शुरुआत करी थी, फ्रांस, यूके, अमेरिका, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब अमेरिकन ने कहा कि हम इनसे यहां से नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आपको खतरा नहीं होगा, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया ने भी कम्युनिस्ट स्टेट्स का एक पैक्ट बनाया था, जैसे नेटो की तरह, वॉर्सो पैक्ट करके, जिसमें पोलैंड, हंगरी, रोमानिया वगैरह आते थे, क्योंकि उन सब में कम्युनिस्ट सरकारें थी। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में 1991 के बाद, जब ये इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, तो रशियंस ने कहा ठीक है भाई, आप जर्मनी का यूनिफिकेशन करना चाहते हैं, अब आप 1 इंच, उन्होंने वादा करा था कि हम 1 इंच ईस्टवर्ड्स नहीं बढ़ेंगे जर्मनी के बाद, जर्मनी को आप नेटो का मेंबर बना दीजिए। ठीक है, जर्मनी नेटो का मेंबर बन गया। पर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ कुछ सालों में नेटो ने अपने अंदर जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी उन्हें भी अपने अंदर लेना स्टार्ट करा, कुछ फॉर्मर सोवियत स्टेट्स को भी लेना स्टार्ट करा, लैटविया, एस्टोनिया वगैरह को, पोलैंड गया, हंगरी गया, रोमानिया गया। अब ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो नेटो की एक्सपेंशन थी वो बढ़ते बढ़ते बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे आ रही थी। अब रशिया का बॉर्डर ईस्ट, उसके वेस्ट की तरफ बेलारूस और यूक्रेन से मिलता है। अब उसके आगे आते ही सारे नेटो की, ऑलरेडी सब लोग नेटो की कंट्रीज में आ चुके थे, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया वगैरह। अब रशिया कहने लगा कि भाई आप तो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल आ रहे हैं, और आप जैसे सब लोगों को पता है कि रशिया और अमेरिका की बिल्कुल न्यू रहती है कि भाई बिल्कुल एकदम, जो कहते हैं कि वर्ल्ड में 2 सुपर पावर पहले हुआ करती थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका। अब उसके बाद सोवियत के टूटने के बाद सोल सुपर पावर अमेरिका ही बचा है देश दुनिया में। बट तब भी अमेरिका और रशिया के बीच में बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि ऐसा रहता है कि वो मिलिटरी नहीं लड़ते हैं क्योंकि रिस्क रहता है न्यूक्लियर वॉर का, बट प्रॉक्सी वॉर्स करना दूसरे कंट्रीज में, डिप्लोमेटिकली एक दूसरे को एम्बेरस करना, या इकोनॉमिकली सैंक्शंस के थ्रू कुछ करना, वो सब चलता रहता है इनके बीच में।
और इनकी जो CIA है और अमेरिका की और रशिया की जो है FSB, पहले तो KGB हुआ करती थी, सोवियत यूनियन की जो खुफिया एजेंसी है, अब वो FSB और GRU अलग हो गई हैं। तो वो भी ऑपरेशन से एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। अब 2014 में क्या हुआ कि जो यूक्रेन में सरकार थी वो प्रो रशिया सरकार थी, बेसिकली वो न्यूट्रल कह सकते हैं या प्रो रशिया सरकार कह सकते हैं। मैदान रेवोल्यूशन करके हुआ, जैसे अरब स्प्रिंग हुआ था मिडिल ईस्ट में कि एक क्रांति हो गई है, उसे दिखाया गया क्रांति की तरह, पर वो बेसिकली क्रांति नहीं थी, वो एक अमेरिकन बैक्ड रेजिम चेंज ऑपरेशन था, CIA बैक्ड। बेसिकली मैदान रेवोल्यूशन के लोग रोड पर उतर गए, उन्होंने जो प्रो रशिया प्रेसिडेंट था उसका तख्ता पलट करके एक नेटो प्रो वेस्ट प्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट को वहां पर बिठाया। अब आपको इसके बाद मैं थोड़ा यूक्रेन की डिटेल दे दूं। जैसे यूक्रेन इतने सालों से रशिया का ही हिस्सा था, तो यूक्रेन के काफी इलाकों में रशियन भाषा भी बोली जाती है, बहुत लोग रशियंस वहां रहते हैं। खासकर जो यूक्रेन का इलाका जिसे डॉनबास कहते हैं, लुहांस और डोनेट्स्क, उसके अंदर दो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, वहां पर वो मैक्सिमम 95-98% रशियंस रहते हैं, वहां रशियन भाषा ही बोली जाती है। बाकी जो दूसरे हिस्से हैं वहां यूक्रेनियन भाषा बोली जाती है और मिक्स है, रशियंस भी हैं, पर जो मोटे मोटा जो रशियंस जो हैं वो डॉनबास रीजन में आते हैं और क्राइमिया पेनिनसुला में आते हैं। अब 2014 में जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पर क्राइमिया जो है वो बिल्कुल मान लीजिए 99-100% रशियंस है, वहां रशियन भाषा बोली जाती है। क्राइमिया एक बेसिकली पेनिनसुला है यूक्रेन के नीचे। तो रशिया ने 2014 में मिलिटरीली वहां पर एक तरह से वहां पे क्राइमिया का जो लोकल गवर्नर मेयर जो भी कह लीजिए उन्हें हटा के मिलिट्री भेज के वहां थोड़ा सा जिसे कहते हैं क्रांति करवा के क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था, मतलब अपने कब्जे में ले लिया था 2014 में ही। उसके बाद बहुत इंटरनेशनल मीडिया में अप्रोर हुई, बहुत लोगों ने सैंक्शंस भी लगाए, रशिया को बोला कि आपने गलत करा, पर उनका यह कहना था कि जैसे ही ये प्रो वेस्ट सरकार यूक्रेन में आई तो इन्होंने भयंकर तरीके से रशियंस के ऊपर जुल्म करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने रशियन भाषा बैन कर दी, रशियन किताबें बैन कर दी, रशियनों के ऊपर जैसे कहते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉज निकालने स्टार्ट कर दिए, डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर दिया, जैसे हमारे हिंदुओं के साथ होता है पाकिस्तान बांग्लादेश में कि एक भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो खैर हमारा बेड़ा ही कर रखा है हिंदुओं का, वो अलग चीज है, पर वैसे ही उस टाइप का ही एक थोड़ा शोषण होना स्टार्ट हो गया था रशियंस पे जब से प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आई थी। अब ये हो गया 2014 में क्राइमिया का एनेक्सेशन। अब हम आते हैं 2022 में। हम प्रेसिडेंट जेलेंस्की, सबने नाम सुना होगा, फॉर्मर कॉमेडियन जो राष्ट्रपति हैं इस समय यूक्रेन के, इन्होंने कहा कि भाई हम नेटो के मेंबर बनेंगे। रशिया ने क्लियर कट वॉर्निंग कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, आप हमारे बॉर्डर पे आके नेटो का मेंबर बनेंगे तो मतलब नेटो के सारे मिलिट्री बेसिस, उनकी फौज सब आ सकती है बिल्कुल मेरे बॉर्डर पे। अब ये तो कोई अलाउ नहीं करेगा ना कि भाई मेरे घर के बाहर आके बैठ के आप अपनी मिसाइलें लगा दो, रॉकेट्स लगा दो, अपनी मिलिट्री खड़ी कर दो। रशिया ने क्लियरली वार्न करता कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपने वो पुराने कुछ सोवियत स्टेट्स को भी आपने नेटो में ले लिया, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। आपने कहा था कि हम जर्मनी के बाद नहीं बढ़ेंगे 1 इंच भी ईस्टवर्ड्स, तब भी आपने पोलैंड, रोमानिया, हंगरी वगैरह सबको नेटो में ले लिया। पर अब ये हमारी रेड लाइन है, हम यूक्रेन को क्रॉस नहीं करने देंगे भाई। पर वो यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंट वगैरह में बातें छिड़ने लगी कि भाई या तो आएगा यूक्रेन को हम लेंगे नेटो के अंदर, यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन करवाने की बात हो रही थी। अब ऐसा हुआ कि जो डॉनबास का इलाका है वहां पर जब से खासकर जब से जेलेंस्की बना है प्रेसिडेंट, भयंकर तरीके से जिसे कहते हैं कि रिप्रेशन चालू कर दिया लोगों का, रशियंस का। अब इसमें एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम आता नहीं है सुनने में पर बहुत फेमसली है, वो एज़ोव बटालियन। वो बेसिकली एक प्रो नाजी मिलिशिया है, वो कोई यूक्रेन की फौज नहीं है, बट वो एक मिलिशिया है जो प्रो नाजी, जो नाजी के स्वास्तिका के झंडे सिंबल लेके घूमते हैं, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कट्टरवादी, वो प्योर आर्यन रेस प्रो नाजी वैसे टाइप के मिलिशियाज है। उन्होंने बहुत ज्यादा नरसंहार करना चालू करा डोनबास के इलाके में रशियंस के खिलाफ, सिविलियंस के खिलाफ, भाषा बैन कर दी, किताबें बैन कर दी, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज निकालने स्टार्ट करे। तो उस समय पर फिर रशिया ने कहा कि यार अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा इनके खिलाफ। तो उस समय फिर रशिया ने अपनी FSB, GRU जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्हें वहां भेजा डोनबास के इलाके में कि आप वहां पे लोगों को हथियार दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, इन्हें खड़ा करिए कि जो इनके खिलाफ रिप्रेशन हो रहा है उसे कंट्रोल करिए। जैसे आज के टाइम पे हम लोग भी बात कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतना कुछ हो रहा है, हमारी सरकार मदद क्यों नहीं करती है। जैसे 1971 में हमने मुक्ति बाहिनी की मदद करी थी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, हम डायरेक्टली हमारी इंडियन आर्मी या रॉ नहीं गई थी, बट वहां के लोगों को, लोकल्स को ट्रेन करा लड़ने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करा। तो वैसे ही रशिया ने डोनबास में करना स्टार्ट करा रशियंस को, जो एथनिक रशियंस थे, जो यूक्रेनियंस नहीं थे, एज़ोव बटालियन के खिलाफ और रशियन सरकार के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने कई बार 2-3 जगह ऐसा हुआ था जब प्रोटेस्ट बहुत बड़े हो गए थे, बड़े लेवल के डोनबास में, क्योंकि मेजोरिटी रशियंस है।
तो जब रशियंस ने काफी बड़े करे तो इन लोगों ने फायरिंग भी करी, यूक्रेन की फौज ने वहां जाके, पुलिस और फौज ने गनशिप हेलीकॉप्टर तक भेजे हैं, मिसाइल फायरिंग भी करी गई है वहां रशियनों के घरों पे और गांवों पे। तो बहुत ज्यादा जब रिप्रेशन बढ़ने लगा तब रशिया ने कहा कि भाई हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही वहां पर इन्होंने डॉनबास में खड़ी करी, ठीक है, कि वहां कर अब उन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अपनी अलग, हम रशिया में मिलना चाहते हैं, हमें नहीं रहना भाई यूक्रेन में। हम तो हमेशा से इतने कई सालों से रशिया का ही भाग थे, हम एथनिकली रशियन है, हमें क्या पता था कि कल को अगर सोवियत टूट जाएगा, हम यहाँ बॉर्डर के इस तरफ रह जाएंगे, तो आप हमारे साथ ऐसा रिप्रेशन करोगे, हमारी भाषा बैन कर दोगे, हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज निकालोगे। तो तब एक और नाम सुना होगा, वागनर मिलिशिया, जो बहुत फेमस हुई थी अभी पिछले साल जब भयंकर लड़ाई चल रही थी डॉनबास के बिल्कुल बॉर्डर पे। तो खारकीव और खैरसोन में वहां पर उनका आपने नाम सुना होगा, जो बाद में एक और भी उसके ऊपर कहा था कि उसका जो लीडर था वो रशिया पे चढ़ने चला गया था, वो एक अलग टॉपिक है, उसके में नहीं जाऊंगा। तो तब वागनर मिलिशिया बेसिकली तब खड़ी करी गई थी कि कल को रशियन सरकार के पास बोलने के लिए ये बात आ जाए कि भाई ये हमारे नहीं, ये तो एक प्राइवेट मिलिट्री है, जैसे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है कि उनके पास अपनी फौज है, बट वो मिलिशिया ही है वो भी, बट वो प्रो रशिया मिलिशिया है। एज ऑफ जो है वो प्रो नाजी, प्रो यूक्रेनियन सरकार, प्रो वेस्ट मिलिशिया है। तो बेसिकली अब रशिया ने जब 22 फरवरी 2022 में जब इन्वेड करा यूक्रेन को, तो उसका कहना यह था कि भाई हम डी नाजीफाई करेंगे यूक्रेन को, नाजी के जो लेके सिंबल स्वास्तिका के घूम रहे हैं और जो हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है, हम उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, अब पुतिन साहब का ये कहना है कि उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें डॉनबास को क्या बोलते हैं फ्री करवाना है, डी नाजीफाई करवाना, और हमें वहां पर रशियंस को उनके हक देने के लिए, उनकी आजादी देने के लिए चाहिए। अब उनका ये कहना है कि उनका सेम वही कहना है जो इंडिया का 1971 में था कि भाई हम बांग्लादेश में जा रहे हैं, हम बांग्लादेश की धरती पे कब्जा करने नहीं जा रहे, हम वहां के लोगों को आजादी दिलवाने जा रहे हैं पाकिस्तान से। सेम वही रशिया कह रहा है। अब वो कितना है कितना नहीं है उसके बाद डिबेट अलग चलती है। वेस्टर्न मीडिया तो प्योर पुतिन साहब को डिक्टेटर, टेररिस्ट, पता नहीं क्या क्या घोषित कर दिया, और जेलेंस्की को दिखा दिया कितना बड़ा मसीहा है। अब वो क्या रहता है ना कि जो मीडिया है वो आपको एक ही तरफा चीज दिखाएगा, पर सबसे मेन बात यह कि मीडिया आपको ये दिखाता है कि रशिया की आर्मी ने वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी, वहां पर इतने यूक्रेनियंस को पकड़ लिया, यूक्रेन की आजादी की बात है, संरक्षक की बात है, पर आपकी इसको कोई हिस्ट्री नहीं बताता कि ये फसाद की जड़ कहां से स्टार्ट हुई। अब मैं आपको बता रहा हूं 1945 से ही स्टार्ट हो गई थी, और 1991 जब सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 1991 जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ तब से नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल खदेड़ के नेटो को कहते हैं कि हम बिल्कुल बॉर्डर पे ले आएंगे रशिया के। अब ये रशिया कैसे मान ले? तो बेसिकली जब रशिया ने इन्वेड करा यूक्रेन को, तो भाई रशिया जो है वो मिलिटरीली बहुत बड़ी सुपर पावर है आज भी, ठीक है। अब रशिया की मिलिट्री ने इलाकों पे कब्जा करना स्टार्ट करा बहुत इजीली, मतलब जो कहते हैं ना टैंक रोल कर दिए कि वो फौज एकदम यूक्रेनियंस को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। और एक ये भी बात है कि तबाही कर दी, ये कर दी, वो कर दी। अगर लिटरली रशिया को तबाही करनी होती तो उसने एयरफोर्स का तो अभी ढंग से इस्तेमाल नहीं करा, वो कारपेट बॉम्बिंग कर देता जैसे सीरिया में और लीबिया में नेटो ने करी है कि भाई गांव के गांव उड़ा दिए, शहर के शहर उड़ा दिए। ऐसे नेटो ने क्या बोलते हैं सर्बिया में करी थी कि भाई 48 दिन तक नॉन स्टॉप 24 घंटे बमबारी हो रही है, पूरा देश ही उड़ा दिया आपने। ऐसी बमबारी तो रशिया ने नहीं करी, रशिया ने इतने अपने सोल्जर्स मरवाए हैं तो उसका एक कुछ रीजन होगा ना कि भाई वो चाहता था वो भी पूरा उड़ा के खत्म कर देता यूक्रेन को, पर उसने कहा नहीं हमारे ही लोग हैं, 35 साल पहले तक हमारा ही हिस्सा था देश का। चलिए वो अलग बात हो गई। अब प्रेजेंट में सिचुएशन ये है कि डॉनबास के इलाके में लुहांस्क, डोनेट्स्क, खैरसोन और ज़ैपोरिज़िया पे इस समय रशियन ने कब्जा कर लिया है। वहां अभी कुछ समय पहले इलेक्शन करवाए थे, उन्होंने भी पुतिन साहब को वोट देके कहा था कि हाँ हम रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। वहां पर रशिया ने अपने अपने गवर्नर्स बिठा दिए, उनका बेसिकली कंट्रोल है। तो अब जो फ्रंट लाइन है वो इनका, एक तो ये बात भी है कि फ्रंट लाइन जो है इस समय 1200 किलोमीटर करीब की है जहां पर लड़ाई चल रही है। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक डॉनबास का इलाका और नीचे ज़ैपोरिज़िया, खैरसोन पूरे में लड़ाई चल रही है, पर पलड़ा जो है वो रशिया का ही भारी है। अब इसके पीछे ये रीजन है कि इतने समय तक ये लड़ाई इसलिए भी खिंची है क्योंकि नेटो ने, अमेरिका ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने जो हथियार, पैसा, फंडिंग, ट्रेनिंग, एयरशिप्स, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, ये वो जितने प्रकार के हथियार, मिसाइलें, रॉकेट्स, टैंकर्स, फलाना ठिकाना जो भी मिलिटरीली, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते थे वो कर सकते हैं, करते रहे। इसलिए यूक्रेन अभी तक टिक गया। पर आपको मैं बताऊं फ्रंट लाइन का इस समय का इतना बुरा हाल है, अगर आप वेस्टर्न मीडिया को छोड़ दीजिए, अगर CNN, फॉक्स न्यूज वगैरह देखेंगे तो उनमें तो एक ही तरफा बात आती है, पर अगर आप लिटरली वहां पर देखेंगे, खासकर एक्स पे या और सोशल मीडिया पे या जो आर्टिकल्स वगैरह लिखे जा रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि इस समय फ्रंट लाइन में यूक्रेनियंस का इतना बुरा हाल है, वो मास डेजर्टेशंस कर रहे हैं। मतलब पूरी ब्रिगेड, पूरी पलटने जो है वो डेजर्ट कर रही हैं कि उन्हें कह रहे हैं कि उनके पास लड़ने के लिए आदमी नहीं बचा इस समय फ्रंट लाइन में। आप ये सोचिए
50 से 60 साल उम्र के लोग लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन पे, उनके पास जवान बंदे पूरे खत्म हो गए, पीढ़ियां खत्म हो गई लड़ने वालों की। लोग छोड़ छोड़ के देश भाग रहे हैं, वहां पे यूक्रेन की जो सरकार है उन्हें पकड़ पकड़ के फ्रंट लाइन पे खड़ा कर रही है। आए दिन खबरें आती रहती हैं, जब रशियंस उन्हें कैप्चर कर लेते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तो वहां का रहने वाला हूं, मेरे को तो पकड़ लिया, जबरदस्ती उठा के 20 दिन की ट्रेनिंग दी, 21वें दिन लाके आपके सामने खड़ा कर दिया मरने मारने के लिए। तो इस समय लड़ाई का हाल यह है। अब रिसेंटली इसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि आपको जैसे सभी को पता होगा, भी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप यूएस का इलेक्शन जीत गए और वो बिल्कुल खिलाफ है यूक्रेन की लड़ाई के। उन्होंने कह रखा कि भाई हमें नहीं, क्या बोलते हैं, सपोर्ट करना, हमारा क्या मतलब है यूक्रेन से। अब इसमें ये एक नई डेवलपमेंट हुई है, 2.5 साल से जो डेवलपमेंट्स थी मैंने आपको बता दी। बैटलफील्ड में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, जो ये 4 टेरिटरी घेरी है रशिया ने, वो तभी घेर ली थी पहले साल में ही, वो अभी तक वही है। जो फ्रंट लाइन बैटल लाइन है वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, 2-4 किलोमीटर आगे 2-4 किलोमीटर पीछे, पर बहुत अंतर नहीं पड़ रहा। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा, वो रशिया का जो रेड एरिया कवर करा हुआ है यूक्रेन के मैप पे, वो उतना ही है, लमसम थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। तो अब ये नई डेवलपमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो क्या फैसला लेते हैं इसमें, कि वो फंडिंग बंद करते हैं कि नहीं करते हैं यूक्रेन की। अगर फंडिंग बंद हुई यूक्रेन की तो मेरे हिसाब से और बहुत मिलिट्री एनालिस्ट के हिसाब से भी यूक्रेन ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। जो रशिया अपने ऑब्जेक्टिव्स वहां पर अचीव करने आया था वो कर लेगा। अभी तक वो इसलिए टिका हुआ था कि वो अंधा हथियारों और अंधे पैसों की सप्लाई। तो मैंने कहा आपको इस बारे में बता दूं। और जाने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और पसंद आए तो फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।